अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे हैं सब लोग? होप सो सब ठीक होंगे। आज हम 9th क्लास की केमिस्ट्री अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस चैप्टर 6 देखेंगे। उर्दू मीडियम वालों के लिए टॉपिक है हमारे पास कीमियाई रिएक्शंस की कंडीशंस में तब्दीली कि, कि अगर आपके पास कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है, मतलब कुछ रिएक्टेंट्स मिलके आपको प्रोडक्ट्स दे रहे हैं, अगर आप उनकी कंडीशंस बदल दें। कंडीशंस बदलने का मतलब है उनका टेम्परेचर चेंज कर दें, प्रेशर चेंज कर दें, या कोई कैटालिस्ट आप डाल दें, या रिएक्टेंट्स के मिकदार बढ़ा दें, कम कर दें, तो कंडीशंस चेंज कर दें तो केमिकल रिएक्शन में क्या तब्दीली वाक़ होगी, केमिकल रिएक्शन किस तरफ जाएगा, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स बनेंगे, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट्स बनेंगे, मतलब क्या तब्दीली आएगी। तो इसी को वो डिटेल में कह रहा है कि हमारे पास अगर कोई रिवर्सिबल रिएक्शन हमारे पास डायनामिक इक्विलिब्रियम की हालत तैयार कर लेता है। डायनामिक इक्विलिब्रियम को ना हमने डिटेल में प्रीवियस लेक्चर में देखा था। डायनामिक इक्विलिब्रियम ऐसा इक्विलिब्रियम होता है कि जहाँ पे जितने रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में बदल रहे होते हैं उतने ही प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट्स दे रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन हमें दी हुई है, डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या होगा। स्टार्टिंग में ये देखें, नाइट्रोजन हाइड्रोजन मिलकर आपको अमोनिया दे रहे हैं। तो स्टार्टिंग में अमोनिया आ रहा है, लेकिन जैसे ही रिएक्शन चलता जाएगा हमारे पास नाइट्रोजन हाइड्रोजन अमोनिया देंगे तो अमोनिया भी ब्रेक डाउन होके डिकम्पोज टूट के आपको हाइड्रोजन नाइट्रोजन देना शुरू हो जाएगा। तो जितना ये रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स दे रहे होंगे उतना ही ये प्रोडक्ट टूट के आपको रिएक्टेंट्स भी देना शुरू हो जाएगा। तो ये देखें, ये रिएक्शन आगे की तरफ भी जा रहा है और पीछे की तरफ भी जा रहा है। तो वो पॉइंट या वो स्टेट जहाँ पे जितने रिएक्टेंट्स मिलके प्रोडक्ट्स दे रहे होते हैं, प्रोडक्ट टूट के आपको उतने ही रिएक्शंस देना शुरू करते हैं, तो हम कहते हैं वो डायनामिक इक्विलिब्रियम है। इसकी सिंपल एग्जांपल ना हम लोग ये पानी की इवेपोरेशन और कंडेंसेशन में देखते हैं कि आपके पास ये पानी है, आप इसको स्टार्टिंग में ये लिक्विड फॉर्म में है, लेकिन आप इसको हीट एनर्जी देते हो तो ये पानी जो है वो वेपर्स के फॉर्म में ऊपर जाना शुरू कर देता है, तो ये वेपर्स बनना शुरू होते हैं। अब रिएक्टेंट रिएक्टर है, मतलब उसको हीट एनर्जी मिल रही है और प्रोडक्ट आपके पास क्या आ रहे हैं, वेपर्स आ रहे हैं। कहते हैं कुछ टाइम के बाद ये वेपर्स होते हैं ना, ये कंडेंस होकर ठंडे होकर ये नीचे वापस आना शुरू हो जाते हैं। तो एक पॉइंट ऐसा आता है कि जितने ये मॉलिक्यूल्स, ये अपवर्ड एरो बता रहा है कि जितने पानी के मॉलिक्यूल्स आपके पास वेपर्स में कन्वर्ट हो रहे होते हैं, बुखारात बन रहे होते हैं, उतने ही वो वापस ठंडे होकर नीचे लिक्विड में आ रहे होते हैं। तो हम कहते हैं उस हालत में आपके पास किसी किस्म का नेट चेंज नहीं आ रहा होता। अब हमें लग ही नहीं रहा होता कि इसमें कोई कह रहे तब्दीली आ रही है। क्यों? क्योंकि जितने मेरे पास रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में जाएंगे उतने प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट्स में आना शुरू हो जाएंगे। मतलब जितने मेरे पास पानी बुखारात बनेंगे उतने ही बुखारात ठंडे होकर दोबारा पानी बना देंगे। तो ओवरऑल हमें कोई फर्क नजर, तब्दीली नजर नहीं आ रही। कहते हैं ये मुसलसल फिर काम चलता रहता है कि आपके पास रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में जाते रहते हैं, प्रोडक्ट्स जो हैं वो रिएक्टेंट्स में आते रहते हैं। और ये काम एक दफा जब स्टेबल हो जाए ना तो हमारे पास ये इन्फिनिट टाइम तक, क्योंकि तब्दीली तो ऐसा कुछ नजर ही नहीं आ रही होती है अब, तो हम कहते हैं ये इन्फिनिट टाइम तक, ये लामहदूद टाइम तक ये काम चलता रहेगा कि रिएक्टेंट्स जो हैं, पानी बुखारात बनता रहेगा, बुखारात ठंडे होकर नीचे लिक्विड फॉर्म में आते रहेंगे, मतलब पानी बनते रहेंगे। तो कहते हैं ये लामहदूद टाइम तक चलता रहेगा। हमें क्या करना पड़ेगा, इसको खुद बदलना पड़ेगा, खुद कोई तब्दीली लेके आनी पड़ेगी, डिस्टर्ब करवाना पड़ेगा। कहते हैं जब एक दफा डायनामिक इक्विलिब्रियम याद रखिएगा कि स्टेबल हो जाता है तो हमारे पास वहां पे हर चीज की मिकदार फिक्स हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। मतलब क्या है कि जितने रिएक्टेंट्स मेरे पास बुखारात बन रहे होंगे, मतलब जितने पानी के मॉलिक्यूल्स बुखारात बन रहे होंगे उतने ही वो ठंडे होकर पानी बन रहे होंगे। तब्दीली तो कोई नहीं आ रही होगी, तो उस सिचुएशन में, उस हालत में हम कहते हैं कि तब्दीली नहीं आ रही, कंसंट्रेशन फिक्स हो गई हुई है, वो चेंज नहीं हो रही, कोई चीज तब्दीली नहीं आ रही। तो वो यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि अगर कोई रिवर्सिबल रिएक्शन डायनामिक की हालत अख्तियार कर लेता है, मतलब जितने रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में जा रहे होते हैं उतने ही प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट्स में जा रहे होते हैं, तो कहते हैं एक दफा जब ये काम शुरू हो जाता है ना तो ये गैर महदूद मुद्दत तक चलता रहता है। मतलब ये बड़े लंबे टाइम तक चलता रहता है, इन्फिनिट टाइम तक इसको कह लें या गैर महदूद टाइम तक, वक्त तक कह लें, इसको कहते हैं ये चलता रहता है। कहते हैं बशर्ते कि इसको आप खुद डिस्टर्ब ना करवाओ, मतलब आप उसको खुद छेड़ोगे तो वो डिस्टर्ब होगा, मतलब कम ज्यादा होगा, या कह लें कि रिएक्शन बंद होगा। अदरवाइज वो खुद ब खुद वैसे, अगर आप उसको वैसे ही रहने देंगे तो मुसलसल रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में जाते रहेंगे, प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट्स में जाते रहेंगे, वो लामहदूद टाइम तक, गैर महदूद टाइम तक चलता रहेगा। तो कहते हैं हमने अब इसको डिस्टर्ब करवाना है, तो कहते हैं डिस्टर्ब करवाने के मुख्तलिफ तरीके हैं। पहला तरीका क्या है? पहला तरीका क्या है? कहते हैं रिएक्शंस में से किसी रिएक्टर को शामिल करना या निकालना। कहते हैं रिएक्शंस में से जो क्वेश्चन के नीचे इस साइड पे लिख रहे होते हैं, जो हम रिएक्शन कर रहे होते हैं स्टार्ट में, उसको रिएक्टेंट्स बोलते हैं, और जो तीर के इस साइड पे लिखते हैं इसको प्रोडक्ट्स बोलते हैं।
कहते हैं पहला तरीका तो ये है कि अगर इसको आपने डिस्टर्ब करवाना है, आप रिएक्टेंट्स में से कोई एक निकाल दो या फिर उसको ऐड कर दो। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ अमल कर रही है, अगर मैं हाइड्रोजन को निकाल दूं तो मेरे पास बचे नाइट्रोजन के पास तो कुछ बचेगा ही नहीं जिसके साथ वो रिएक्ट कर सके, तो हम कहते हैं ये आपने रिएक्शन को डिस्टर्ब करवा दिया। या फिर कहते हैं आपके पास अभी इनकी कुछ अमाउंट थी, तो ये दोनों रिएक्शन कर रहे थे, आपको प्रोडक्ट दे रहे थे, मैंने ये कहा है कि हमारे पास इक्विलिब्रियम में क्या होती है, एक दफा इक्विलिब्रियम बन जाए ना, कोई तब्दीली नहीं आ रही होती, सबकी जो कंसंट्रेशन है, जो मिकदार है, वो फिक्स हो जाती है कि जितने रिएक्टेंट्स आपके पास प्रोडक्ट्स दे रहे होंगे उतने प्रोडक्ट्स आपके पास रिएक्टेंट्स दे रहे होंगे, कोई तब्दीली नहीं होगी। कहते हैं आप क्या करें, जो रिएक्टेंट्स है उसमें से किसी एक चीज की मिकदार बढ़ा दो, मतलब फॉर एग्जांपल मैं नाइट्रोजन की मिकदार बढ़ा देती हूँ, मैं 4 मोल्स ले लेती हूँ। अब नाइट्रोजन की मैंने मिकदार बढ़ा दी, अब तो मिकदार पहले जैसी वो फिक्स ना हुई, कांस्टेंट ना रही, अब तो चेंज हो गई। अब क्या होगा, ज्यादा नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ एक्ट करेगी और अमोनिया बनाएगी, तो अब हमारे पास जो रिएक्शन है वो डिस्टर्ब हो गया, ये फास्ट हो जाएगा, ये आगे की तरफ ज्यादा जल्दी प्रोसीड करेगा, मतलब ये ज्यादा अमोनिया आपको बना के देगा। तो इस तरह से भी आप डिस्टर्ब करवा सकते हैं। इसके अलावा कहते हैं प्रोडक्ट्स में से किसी प्रोडक्ट को शामिल करना या निकालना, कि अगर आपके पास कोई रिएक्शन बन रहा है, आप प्रोडक्ट को निकाल दें या उसको शामिल कर दें। फॉर एग्जाम्पल जो नाइट्रोजन है वो हाइड्रोजन के साथ मिलेगी, अमोनिया आपके पास बन रहा है, तो कहते हैं हमारे पास इक्विलिब्रियम कब होता है, जब ये दोनों रिएक्ट करके आपको प्रोडक्ट्स दें और प्रोडक्ट टूट के आपको यही चीज दे दे। कहते हैं अगर आप प्रोडक्ट बाहर निकाल दोगे तो अब तो अमोनिया बचेगी नहीं ब्रेक डाउन होकर जो आपको वापस हाइड्रोजन नाइट्रोजन दे दे, तो आपके पास ऑटोमेटिकली डिस्टर्ब हो जाएगा। या फिर आप क्या करेंगे, आप फॉर एग्जाम्पल आप अमोनिया शामिल कर दो, अमोनिया ज्यादा हो जाएगी तो वो क्या करेगी, ज्यादा ब्रेक डाउन होगी, तो तब भी हमारे पास रिएक्शन एक जैसा नहीं रहेगा, वो ज्यादा पीछे की तरफ प्रोसीड करेगी। तो कहते हैं अगर आप प्रोडक्ट बाहर निकाल लोगे तो अमोनिया बचेगी नहीं डिकम्पोज होने के लिए, तब आपके पास नाइट्रोजन हाइड्रोजन मिलके ज्यादा अमोनिया देंगे, मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन में जाएगा। लेकिन अगर आप बाहर से अमोनिया ऐड कर दो, ज्यादा अमोनिया आ जाएगी, तो वो ज्यादा टूटेगी, ज्यादा हाइड्रोजन नाइट्रोजन देगी, तो हम कहते हैं वो बैकवर्ड रिएक्शन में जाएगा। तो आप प्रोडक्ट्स को भी अगर निकालते हो या कम करते हो तब भी रिएक्शन को डिस्टर्ब करवाया जा सकता है। इससे रिलेटेड हमने ना प्रीवियस लेक्चर में भी एक एग्जांपल देखी थी कि जिसमें हमने ये कंसीडर किया था कि फॉर एग्जाम्पल आपने ये कैल्शियम कार्बोनेट है, ये रिएक्टेंट है, आप इसको हीट एनर्जी देते हो तो ये प्रोडक्ट में आपको कैल्शियम ऑक्साइड दे रहा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा होता है। आपके पास कुछ टाइम ऐसा आता है कि आपके पास जितना ये आपके पास प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होगा उतना ये दोनों कंबाइन होकर आपके पास रिएक्टेंट्स दे रहे होंगे, मतलब उस हालत में जितना ये आगे की तरफ जा रहा होगा उतना ही भी वापस आ रहा होगा, रिवर्सिबल होगा। कि अगर ये डिकम्पोजिशन हो रही है, आपको कार्बन मोनोऑक्साइड सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड दे रहा है, तो उतना ही ये दोनों कंबाइन होकर आपको वापस दे रहे होंगे। कहते हैं अगर इसका एक काम करें, आप इसको बंद बर्तन में ना करें, मतलब बंद बर्तन में ना करें, आप इसको ओपन बर्तन में ले जाएं, एक जो प्रोडक्ट है उसको बाहर निकाल दो, अब ये कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगी, मतलब मैं इसका ओपन कर दूं ऊपर से, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगी, सिर्फ कैल्शियम ऑक्साइड बच जाएगा, उसके पास तो कुछ बचेगा नहीं रिएक्शन करने के लिए, तो वो वापस नहीं फिर आ सकता। तो हम कहते हैं इस तरह से भी आप रिएक्शन को डिस्टर्ब कर सकते हो। इसके अलावा कहते हैं आप क्या करें, कैटालिस्ट को शामिल कर लें। कैटालिस्ट ऐसी चीज होती है बच्चे जो किसी भी रिएक्शन को तेज कर देती है या खुद यूज नहीं होती। कैटालिस्ट ऐसी चीज होती है, हम कहते हैं अगर आपने कहीं पे रिएक्शन की स्पीड बढ़ानी हो ना, तेज करवाना हो रिएक्शन को, वहां पे कैटालिस्ट इस्तेमाल करते हैं। कैटालिस्ट जिस तरह से आप डालते हैं वो उसी तरह से लास्ट पे बच जाता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ वो क्या कर रहा होता है, रिएक्शन को तेज करवा रहा होता है, खुद यूज नहीं हो रहा होता। इसी तरह से वो कहते हैं आप प्रेशर को बदल दो, प्रेशर चेंज कर दो, या फिर टेम्परेचर चेंज कर दो। यहाँ पे एक पॉइंट मिसिंग है, आप टेम्परेचर भी चेंज कर सकते हो। कहते हैं आइए ये 5 तरीके हैं, या तो आप रिएक्टर्स को निकाल दो या ऐड कर दो, या प्रोडक्ट्स को निकाल दो या ऐड कर दो, या कैटालिस्ट को शामिल कर दो, या फिर आप प्रेशर बढ़ा दो, ये देखिए प्रेशर तब्दील कर दो, या फिर आप टेम्परेचर चेंज कर दो। तो ये 5 तरीके हैं जिसके लिए आप किसी भी केमिकल रिएक्शन को डिस्टर्ब करवा सकते हैं। अब इन्हीं 5 तरीकों को हम डिटेल में देखेंगे। कहते हैं ये फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक केमिकल रिएक्शन है जिसमें नाइट्रोजन हाइड्रोजन जो है वो रिएक्ट करके अमोनिया दे रहा है, तो अगर आप रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की तब्दीली करें, उनकी अमाउंट्स को चेंज करते हैं, कंसंट्रेशन मतलब मिकदार कम ज्यादा करें, तो तब्दीली में इक्विलिब्रियम के ऊपर क्या इफेक्ट आएंगे, मतलब क्या उस तरह से किस तरह से रिएक्शन चेंज होगा अगर आप रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स की मिकदार चेंज कर दो, बढ़ा दो।
मिकदार चेंज करनी चाहिए, उसको बढ़ा दें चाहे कम कर दें। तो बेसिकली इस सारे पैसेज में ये वाले में वो क्या बात करेगा, वो ये वाली बात करेगा। ये जो पहले 2 पॉइंट्स है ना, पहले वो रिएक्टेंट्स की मिकदार को चेंज करवाएगा, कभी रिएक्टेंट्स को जमा ऐड कर सकता है या फिर कम कर सकता है, या फिर इसी तरह से प्रोडक्ट्स। इस सारे पैसेज को देखते हैं, वो यही हम पे यही बात कर रहा है। कहते हैं जैसे कि हमें पहले बताया जा चुका है कि इक्विलिब्रियम जब भी स्टेबल होता है, मतलब इक्विलिब्रियम की हालत में आपके पास जितने प्रोडक्ट्स या रिएक्टेंट्स होते हैं उनकी मिकदार जो है, इर्तिकास मतलब होता है मिकदार, क्वांटिटी, वो मुश्किल हो जाती है, वो फिक्स हो जाती है। क्यों? क्योंकि कोई तब्दीली नहीं आ रही होती। जितनी नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ मिलेगी अमोनिया बना रही होती है, अमोनिया जो ब्रेक डाउन होता है तो वो हाइड्रोजन और नाइट्रोजन दे रहा होता है। जितने रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स दे रहे होते हैं उतने ही प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट्स दे रहे होते हैं। तो हम कहते हैं उस पॉइंट पे तब्दीली नहीं आती, जितनी उनके मिकदार होती है, इर्तिकाज होते हैं, वो मुश्किल हो जाते हैं, वो फिक्स हो जाते हैं। कहते हैं अगर ये एक दफा इक्विलिब्रियम बन गया, सपोज करें कि आप रिएक्शन में नाइट्रोजन को ऐड कर दें, जैसे मैंने एग्जांपल ऑलरेडी आपको दी है कि आप इसमें 4 मोल इसके डाल दो। अब तो नाइट्रोजन बढ़ गई, अब ज्यादा नाइट्रोजन आ गई, वो क्या करेगी, वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके ज्यादा अमोनिया देना शुरू हो जाएगी, तो ये फॉरवर्ड रिएक्शन में ज्यादा आना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि अगर नाइट्रोजन गैस शामिल कर देते हैं तो इस ये गैस की मिकदार बढ़ जाती है, जिसकी वजह से रिएक्शन एक जैसा नहीं रहता कि जितने रिएक्टेंट्स हैं उतने प्रोडक्ट्स आए और प्रोडक्ट्स उतने ही आपको रिएक्टेंट्स दे दें। अब आपने रिएक्टेंट्स की मिकदार बढ़ा दी है, रिएक्टेंट्स की मिकदार बढ़ाओगे तो वो जल्दी रिएक्शन करके आपको प्रोडक्ट्स भी देंगे। अब आगे की तरफ ये रिएक्शन ज्यादा प्रोसीड करेगा। क्यों? क्योंकि अब आपने रिएक्टेंट्स की मिकदार बढ़ा दी हुई है। तो कहते हैं इसलिए रिएक्शन जो है वो जल्दी आगे की तरफ ज्यादा प्रोसीड करेगा। अब ये दोबारा कब हमारे पास कह लें कि इक्विलिब्रियम में आएगा, कहते हैं ये जो नाइट्रोजन है हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करती जाएगी, एक दफा नाइट्रोजन अमोनिया की मिकदार बढ़ती जाएगी, एक पॉइंट ऐसा आएगा कि अमोनिया भी डिकम्पोज होना शुरू हो जाएगा। तो उस पॉइंट पे जितनी रिएक्टेंट्स से प्रोडक्ट्स बन रहे होंगे उतने प्रोडक्ट्स से रिएक्टेंट्स बन रहे होंगे। तो दोबारा कुछ टाइम के बाद जो है इक्विलिब्रियम स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, और जब वो दोबारा इक्विलिब्रियम स्टेबल हो जाएगा वहां पे फिर से जो इनकी मिकदार होगी रिएक्टेंट्स की, वो प्रोडक्ट्स की मिकदार के मतलब कह लें कि सबकी मिकदार फिक्स हो जाएगी, चेंज नहीं होगी, मुस्तकिल हो जाएगी। कि मतलब जितने रिएक्टेंट्स आपके पास प्रोडक्ट्स दे रहे होंगे उतने ही प्रोडक्ट्स आपको रिएक्टेंट्स दे रहे होंगे, तो उनका इर्तिकाज या उनकी मिकदार चेंज नहीं हो रही होगी। लेकिन कहते हैं ये जो मिकदार बाद में इक्विलिब्रियम आया है ना कुछ टाइम के बाद, वो पहले वाली मिकदार से उसकी सबकी मिकदारें मुख्तलिफ होंगी। पहले फॉर एग्जाम्पल कम आपके पास नंबर ऑफ मोल्स है तो कम नाइट्रोजन अमोनिया बन रही थी। जितने रिएक्टेंट्स आपके पास प्रोडक्ट्स में बन रहे थे, प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट्स में चेंज हो रहे थे, वो मिकदार कम थी क्योंकि ओवरऑल आपके पास रिएक्टेंट्स कम थे। लेकिन अगर आपने रिएक्टेंट्स बढ़ा दिए तो जितने वो अमोनिया में चेंज होंगे प्रोडक्ट्स भी ज्यादा आएगा और ज्यादा प्रोडक्ट आपके पास रिएक्टेंट भी देगा। तो ओवरऑल हर स्पीशी की मतलब हर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जो मिकदार है वो क्या जो मुस्तकिल हुई होगी वो भी ज़्यादा हो जाएगी। तो कहते हैं नई कीमतें होंगी, जो बाद में इक्विलिब्रियम होगा वहां पे हर चीज़ की कीमतें भी नई होंगी। क्यों? क्योंकि बच्चे वहां पे अगर आपने रिएक्टेंट्स की मिकदार बढ़ा दी तो प्रोडक्ट्स भी तो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे। कहते हैं आप इसको इस तरह से भी कन्फर्म किया जा सकता है कि आप क्या करें, दोबारा डिस्टर्ब करें। दोबारा डिस्टर्ब क्या करें, अब आप रिएक्टेंट्स को ना छोड़ें, अब आप क्या करें, जो प्रोडक्ट्स है ना प्रोडक्ट को बाहर निकालना शुरू कर दें। कि आप क्या करो, अमोनिया को बाहर निकालो। अमोनिया को बाहर निकालोगे फिर क्या होगा, हमारे पास अमोनिया बचेगी नहीं कि वो ब्रेक डाउन होके मतलब टूट फूट के आपको नाइट्रोजन हाइड्रोजन दे दे, क्योंकि अमोनिया तो हमने बाहर निकाल ली। तो ये पीछे एक वाला प्रोसेस नहीं होगा। फिर क्या होगा, आपने डिस्टर्ब करवा दिया, दोबारा वही होगा कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन मिलकर दोबारा अमोनिया देना शुरू करेंगे, अमोनिया देती जाएंगी। एक टाइम ऐसा आएगा कि अमोनिया आपके पास दोबारा से आ गई, वो ब्रेक डाउन होकर हाइड्रोजन नाइट्रोजन दे देगी। तो इस तरह से भी डिस्टर्ब हो गया कि स्टार्टिंग में अगर आपके पास ये दोनों रिएक्टेंट्स देके प्रोडक्ट्स दे रहे हैं और प्रोडक्ट डिकम्पोज होकर आपके पास रिएक्टेंट्स दे रहा है, अगर आप प्रोडक्ट को बाहर निकाल लेते हो तो अब ये पीछे की तरफ प्रोसेस बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि प्रोडक्ट तो बचेगा ही नहीं जो डिकम्पोज होगा या बहुत कम होगा। तो ये पहले फिर नाइट्रोजन हाइड्रोजन आगे की तरफ रिएक्शन प्रोसीड करवाएंगे, पहले इनफ अमाउंट में प्रोडक्ट देंगे, फिर प्रोडक्ट जो है वो डिकम्पोज होकर वापस आना शुरू होगा। कहते हैं दोबारा से एक दफा आपने बाहर निकाली, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब कर दिया, मतलब आपने रिएक्शन को डिस्टर्ब कर दिया। अब दोबारा से ये दोनों रिएक्ट करेंगे, प्रोडक्ट देंगे। कुछ टाइम बाद जब हमारे पास थोड़ी अमाउंट आ जाएगी प्रोडक्ट की, वो दोबारा से फिर रिएक्टेंट्स में जाना शुरू होगी। तो कुछ टाइम बाद दोबारा से इक्विलिब्रियम सेटअप होगा। ठीक है, लेकिन वो दोबारा से वही कह रहे हैं कि जो इक्विलिब्रियम सेटअप होगा वहां पे जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की इर्तिकास है, मतलब जो क्वांटिटी है वो भी पहले की निस्बत क्या होगी, मुख्तलिफ होगी।
क्योंकि बच्चे अब क्या होगा कि आपने अमोनिया तो निकाल ली, कुछ अमाउंट तो वैसे ही निकल गई। आप जब नाइट्रोजन हाइड्रोजन मिलकर रिएक्शन देंगे तो जो अमोनिया बनाएंगे वो इतनी ज़्यादा अमाउंट पे नहीं आएंगी, वो तो इनकी बाकी रिमेनिंग कंसंट्रेशन के हिसाब से होगा ना, बाकी की कितनी मिकदार बचे, उस हिसाब से फिर जो अमोनिया आएगी वो हमारे पास रिएक्टेंट्स में आएंगे, रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में आएंगे, मतलब पहले की निस्बत जो उनकी मिकदार होगी वो कम हो जाएगी ओवरऑल। कहते हैं टेम्परेचर का क्या इफेक्ट आता है कि आपके पास अगर कोई रिएक्शन है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ये दोनों रिएक्शन करके आपको अमोनिया दे रहे हैं, कहते हैं ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। इसलिए देखें इसको डेल्टा एच ये जो होता है ना बच्चे, इसको इंथाल्पी बोलते हैं। इसको माइनस साइन के साथ लिखता है। माइनस साइन का मतलब है जब हाइड्रोजन और नाइट्रोजन आपस में मिलती हैं तो इतनी एनर्जी रिलीज होती है जब अमोनिया बनती है, मतलब इनकी एनर्जी ज्यादा है, तो जब ये दोनों मिलेंगे अमोनिया बनाएंगे तो इतनी एनर्जी खारिज होगी। माइनस साइन का मतलब है खारिज होना। तो ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। एक्सो का मतलब होता है निकलना, एग्जिट होना, थर्म मीन हीट एनर्जी का, तो इतनी हीट एनर्जी निकल रही होती है। कहते हैं अगर आप इस रिएक्शन का टेम्परेचर बढ़ा दो, टेम्परेचर बढ़ा दो मतलब मैं इसको एनर्जी देना शुरू कर दूं। अब ये याद रखिएगा नाइट्रोजन हाइड्रोजन जब मिलते हैं अमोनिया बनते हैं तो इतनी एनर्जी खारिज होती है। अगर मुझे अमोनिया को ब्रेक करवाना है, इसको तोड़ना है, तो मुझे इसको एनर्जी इतनी ही देनी पड़ेगी। जब अमोनिया बनता है इन दोनों के मिलने से इतनी एनर्जी खारिज होती है, लेकिन अगर इसको ब्रेक करवाना है तो मुझे इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी, फिर हमारे पास ये बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। कहते हैं अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, टेम्परेचर बढ़ा रहे हो इसका मतलब है आप इसको एनर्जी दे रहे हो, तो टेम्परेचर बढ़ाने से एनर्जी दोगे तो ये रिएक्शन पीछे की तरफ जाएगा, मतलब ये टूटेगा और ये हाइड्रोजन और नाइट्रोजन देगा। लेकिन अगर टेम्परेचर कम कर दो मतलब इसको तो एनर्जी मिल ही नहीं रही ब्रेक डाउन होने के लिए, सिर्फ इनके पास ऑलरेडी जब ये कंबाइन होंगे तो एनर्जी रिलीज होगी, तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। अगर आप एनर्जी दोगे तो इसको मिल रही है एनर्जी, एनर्जी वो ऑब्टेन कर रहा है अपने आप को डीकम्पोज करवाने के लिए, तो वो आपके पास बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। तो यहाँ पे यही ही सारी बात कर रहा है कि आपके पास टेम्परेचर बढ़ाया जाए तो इक्विलिब्रियम की हालत डिस्टर्ब हो जाती है, कि अगर ये एक इक्वेशन है अगर मैं इसका टेम्परेचर बढ़ा दूं तो ये हालत डिस्टर्ब हो जाएगी। ये जो हम कह रहे हैं ना इक्वल अमाउंट में रिएक्टेंट्स मिलते हैं तो प्रोडक्ट्स बनता है, प्रोडक्ट टूटते हैं तो हमारे पास रिएक्टेंट्स बन रहे हैं, ये इक्वल अमाउंट में कहते हैं अगर मैं इसका टेम्परेचर चेंज कर दूं तो ये अमाउंट भी डिफरेंट हो जाएगी। कहते हैं यहाँ पे ये नेगेटिव साइन का मतलब है इसकी एनर्जी खारिज हो रही है। इसका मतलब क्या है, इसकी ओवरऑल रिएक्टेंट्स की एनर्जी ज्यादा थी, जब उन्होंने मिलकर अमोनिया बनाई तो ज्यादा एनर्जी थी, उसने उसको खारिज कर दिया। ठीक है, तो दूसरे अल्फाज में कहते हैं आप अगर अमोनिया को तहलील करना है, तहलील का मतलब है उसको तोड़ना है, तो आपको इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी। तो अगर आप रिएक्शन का टेम्परेचर बढ़ा देते हो तो इसका मतलब आप एनर्जी दे रहे हो, तो वो बैकवर्ड रिएक्शन में उसकी स्पीड ज्यादा हो जाएगी, वो ज्यादा टूट के अमोनिया आपके पास हाइड्रोजन नाइट्रोजन देंगे। लेकिन अगर आप टेम्परेचर कम कर दोगे मतलब उसको तो एनर्जी मिल ही नहीं रही अमोनिया को ब्रेक करवाने के लिए, तो फिर सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन क्या होगा, ये आगे की तरफ चलेगा और अमोनिया ज्यादा बनेगी। तो वो यहाँ पे यही बात कर रहा है कि रिएक्शन की हालत अगर इक्विलिब्रियम में पहुंच जाती है, अगर आप टेम्परेचर कम कर देते हो तो रिएक्शन इसको तो टूटने के लिए, तहलील होने के लिए एनर्जी मिल ही नहीं रही, तो सिर्फ और सिर्फ ये दोनों रिएक्शन करके अमोनिया देते जाएंगे तो अमोनिया बनती जाएगी। आगे कहते हैं प्रेशर में एक तब्दीली इक्विलिब्रियम पर स्टार्ट। कहते हैं अगर प्रेशर तब्दील करो तो हमारे पास इक्विलिब्रियम का क्या इफेक्ट आएगा। कहते हैं पहली बात, प्रेशर का इफेक्ट सिर्फ उस रिएक्शन पे आता है जहां पे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के मोल्स डिफरेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास एक रिएक्शन है, इसमें 3 मोल हाइड्रोजन का 1 मोल नाइट्रोजन का, जहाँ पे कुछ ना लिखा हो बच्चे वहां पर मतलब होता है 1 मोल। ओवरऑल रिएक्टेंट्स के कितने मोल्स हैं, 4 मोल रिएक्टेंट्स के हैं और प्रोडक्ट के कितने हैं, 2 मोल्स हैं। तो कहते हैं ऐसे केस में अगर आप प्रेशर बढ़ा दो तो जो ज्यादा मोल्स होते हैं वो रिएक्ट करके आपको कम नंबर ऑफ मोल्स की तरफ इक्वेशन चल रही होती है। तो फॉर एग्जांपल अगर इस केस में मैं प्रेशर बढ़ा देती हूँ तो नाइट्रोजन ज्यादा हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगी, आपको अमोनिया दे देगी। तो हमेशा प्रेशर बढ़ाने से जो इक्वेशन है वो ज्यादा नंबर ऑफ मोल से कम नंबर ऑफ मोल्स की तरफ चलती है। ठीक है, तो यहाँ पे यही बात कर रहा है कि प्रेशर सिर्फ वहां पे आएगा जहां पे रिएक्टेंट्स के मोल्स की तादाद प्रोडक्ट्स के मोल्स की निस्बत क्या होगी, मुख्तलिफ होगी। अगर प्रोडक्ट की सेम तादाद है मोल्स की रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की तो कोई किसी किस्म का इफेक्ट नहीं आता प्रेशर का। अब यहाँ पे रिएक्टेंट्स की मोल्स की तादाद ज्यादा है प्रोडक्ट्स की निस्बत, तो ये ज्यादा रिएक्ट करेंगे। अगर प्रेशर बढ़ा दूंगी तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा और ये ज्यादा मोल्स से कम मोल्स की तरफ मतलब आगे की सिमत में चलेंगे। जहां पे मोल्स की तादाद ज्यादा होगी वहां से मूव करेंगे, जहां पे मोल्स की तादाद कम होगी मतलब ये आगे की तरफ रिएक्शन प्रोसीड करेगा।
मतलब कि आप ये देखें, ये कंटेनर है जिसमें मेरे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, दो तरह के मॉलिक्यूल्स। अगर आप इसको कंप्रेस कर दो, इसको प्रेशर बढ़ा दो, तो हमारे पास ये मॉलिक्यूल्स आपस में पास पास आ जाएंगे, तो वो ज़्यादा अच्छे से रिएक्ट कर सकते हैं, फटाफट क्विकली रिएक्ट कर जाएंगे। तो हम कहते हैं रिएक्शन हमारे पास हाई मोल से कम मोल्स की तरफ जाएगा, क्योंकि मॉलिक्यूल्स ज़्यादा होंगे हाई मोल्स में, जब एक दूसरे के पास पास आएंगे तो रिएक्शन ज़्यादा जल्दी हो जाएगा। आगे कहते हैं कैटलिस्ट की मौजूदगी में इक्विलिब्रियम पर असर। कहते हैं कैटलिस्ट बच्चे कोई भी ऐसी चीज होती है जो किसी भी जगह पे रिएक्शंस को फास्ट करवा रही होती है, वो फॉरवर्ड रिएक्शन को भी फटाफट करवाएगी, रिवर्स को भी। तो हम कहते हैं कि हमारे पास आप कैटलिस्ट के जरिए इक्विलिब्रियम को जल्दी ऑब्टेन कर सकते हैं, कम टाइम लगता है, लेकिन और जो रिएक्शन है वो इक्विलिब्रियम की हालत में पहुंच जाता है। तो यहाँ पे यही बता रहे हैं कि इक्विलिब्रियम हालत क्या होती है, जहाँ पे फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो रिवर्स रिएक्शन के बराबर होता है। कहते हैं अगर आप कहीं पे कैटलिस्ट इस्तेमाल कर लेते हो, तो कैटलिस्ट का मकसद क्या होता है, रिएक्शन को तेज करवाना। तो वो फॉरवर्ड रिएक्शन को भी तेज करवा देगा, रिवर्स रिएक्शन को भी तेज करवा देगा, जिसकी वजह से इक्विलिब्रियम की हालत पे कोई भी रिएक्शन जो है वो बड़ी जल्दी पहुंच जाएगा। मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल बच्चे आपके पास ये कोई रिएक्शन हो रहा है इन दो के दरमियान के नाइट्रोजन हाइड्रोजन, स्टार्टिंग में तो प्रोडक्ट नहीं होता, स्टार्टिंग में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन हाइड्रोजन होती है, दोनों मिलकर स्टार्टिंग में अमोनिया बनाते हैं, रिएक्शन करते जाते हैं। स्टार्टिंग में रिएक्शन सिर्फ फॉरवर्ड रिएक्शन में होता है, अमोनिया बनती जाती है। कुछ टाइम ऐसा आता है जब आपके पास प्रोडक्ट भी काफी आ जाता है, तो प्रोडक्ट फिर डीकम्पोज होकर रिएक्टेंट्स में तब्दील होना शुरू हो जाता है। तो स्टार्टिंग में ये सिर्फ फॉरवर्ड रिएक्शन में होता है, लेकिन जब आपके पास कुछ अमाउंट प्रोडक्ट की आ जाती है, फिर वो रिवर्स रिएक्शन में जाना शुरू होता है। तो आहिस्ता आहिस्ता रिवर्स रिएक्शन में जाना उसका तेज हो जाता है। तो एक पॉइंट ऐसा आता है जितना वो आगे की तरफ जा रहा होगा उतना ही वो पीछे की तरफ जाना शुरू हो जाता है। कहते हैं अगर कैटलिस्ट इस्तेमाल करोगे तो वो कहते हैं इसका रिएक्शन तेज करवा दोगे, तो तेज करवा देगा, मतलब बड़ी जल्दी जल्दी रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट्स देते जाएंगे जल्दी जल्दी, और बहुत जल्दी प्रोडक्ट्स आपके पास आएगा जो बाद में डिकम्पोज होकर रिएक्टेंट्स बनाना शुरू कर देगा। तो आप कहते हैं इक्विलिब्रियम की हालत बड़ी जल्दी ऑब्टेन हो जाती है। तो ये कुछ प्रोसेसेस हैं जिसको हम लोग एज अ लॉन्ग क्वेश्चन डील कर सकते हैं। ये पूरा टॉपिक जो है ना बच्चे ये लॉन्ग क्वेश्चन में है। ओवरऑल तो ये है कि अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाए कि कंडीशंस कौन सी तब्दील की जाए तो केमिकल रिएक्शन को डिस्टर्ब करवाया जा सकता है। आप ये 5 कंडीशंस लिखेंगे कि आप टेम्परेचर चेंज कर दो, रिएक्टेंट्स की मिकदार या इर्तिकास चेंज कर दो, प्रोडक्ट्स की चेंज कर दो, कैटलिस्ट इस्तेमाल करो, प्रेशर चेंज कर दो। तो ये 5 पॉइंट्स आपके पास ओवरऑल आ जाएंगे। इसके अलावा ये एज अ लॉन्ग क्वेश्चन अलहदा से आ जाता है कि तब्दीली रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के जो इर्तिकास की तब्दीली अगर वो चेंज कर दे, उनकी मिकदार चेंज कर दे, तो इक्विलिब्रियम किस तरह से चेंज होता है, मतलब कब वो फॉरवर्ड में जाता है, कब वो रिवर्स में जाता है। ये अलहदा से लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है। ये अलहदा से लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है कि टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होता है। सिर्फ एक का चीज पूछ रहे हैं टेम्परेचर का, तो वो सिर्फ आप टेम्परेचर बताएंगे। प्रेशर अलहदा से लॉन्ग क्वेश्चन होता है। तो ये 4 से 5 लॉन्ग क्वेश्चन इसमें बन रहे हैं। एक्सरसाइज में भी देखते हैं, और ये कैटलिस्ट है, ठीक है, ये कैटलिस्ट भी अलहदा से लॉन्ग क्वेश्चन बन रहा है। अब इनको मजीद बाद में देखते हैं। सबसे पहले तो कहते हैं आइए एक मशक सवाल हल करते हैं। कहते हैं ये फास्फोरस पेंटाक्लोराइड है। पेंटा का मतलब है 5 क्लोरीन है, 5 क्लोराइड है कि फास्फोरस जो है वो 5 क्लोरीन के साथ अटैच हुआ है। कुछ रिएक्शन होता है तो ये फास्फोरस ट्राइक्लोराइड में और क्लोरीन में अटैच कन्वर्ट हो जाता है। पहली बात वो कहते हैं कि ऊपर दिए गए रिएक्शन में 1 मोल है इसका, और यहाँ पे 1 मोल रिएक्टेंट का 2 मोल प्रोडक्ट के दे रहा है, मतलब 1 मोल इसका दे रहा है और 1 मोल इसका दे रहा है। तो रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स कम है, प्रोडक्ट्स के ज्यादा है, मतलब इधर 1 मोल है इधर 2 है। दूसरा वो कह रहा है कि हमारे पास ये जो रिएक्शन है ना एंडोथर्मिक है, मतलब आपको इसको ब्रेक करवाने के लिए फास्फोरस पेंटाक्लोराइड को आपको यहाँ पे कोई ना कोई हीट एनर्जी देनी पड़ेगी, डेल्टा एच प्रोवाइड करना पड़ेगा। डेल्टा एच का मतलब है हीट एनर्जी देनी पड़ती है। एनर्जी दोगे तो ये ब्रेक होगा, वरना ये ब्रेक नहीं होगा। कहते हैं ये मैंने सिचुएशन आपको बता दी है। अब आप मुझे बताओ इन चीजों का इफेक्ट। अगर रिएक्शन का प्रेशर बढ़ा दें तो इक्विलिब्रियम पर इसके साथ क्या होंगे बच्चे। प्रेशर बढ़ा दोगे तो हमने पढ़ा है चीजें हमेशा हाई नंबर ऑफ मोल से कम नंबर ऑफ मोल्स की तरफ चलती है। अब यहाँ पे प्रेशर बढ़ाओगे तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स प्रोडक्ट के 2 हैं, रिएक्टेंट का 1 ही है, तो ये ज्यादा से मतलब प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ जाएगा, तो ये बैकवर्ड रिएक्शन में जाएगा। आगे कहते हैं क्लोरीन मिक्सर में शामिल करने से इक्विलिब्रियम पर बच्चे क्लोरीन मिकदार बढ़ा दोगे प्रोडक्ट की, तो ज्यादा क्लोरीन इसके साथ रिएक्ट करेगी, तो वो हमारे पास ज्यादा प्रोडक्ट ये नहीं देगा फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, तो वो पीछे की तरफ ज्यादा जाएगा, क्योंकि आप प्रोडक्ट के अमाउंट बढ़ा रहे हो। इसकी मिकदार बढ़ा दोगे तो ये ज्यादा इसके साथ रिएक्ट करके आपको फास्फोरस पेंटाक्लोराइड देगी, तो ये पीछे की तरफ जाएगा रिएक्शन। कहते हैं टेम्परेचर बढ़ाने से, टेम्परेचर बढ़ाओगे इसका मतलब है इसको टेम्परेचर मिल रहा है,
और इसको टेम्परेचर मिल रहा है तो ये टूटेगा ज़्यादा और ज़्यादा ये आपके पास देगा, तो इस केस में ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। ये देखिए ये वही क्वेश्चन है लेकिन प्रॉपर आंसर के साथ है कि अगर प्रेशर बढ़ा दिया जाएगा तो रिएक्शन जो है वो ज़्यादा नंबर ऑफ मोल से कम नंबर ऑफ मोल्स की तरफ रिएक्ट करेगा, मतलब वो पीछे की तरफ जाएगा। यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स 2 हैं तो वो बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। इसी तरह से अगर आप बात करें कि आप कि क्लोरीन को ऐड कर दें, क्लोरीन प्रोडक्ट में बच्चे जितना ज़्यादा प्रोडक्ट होगा वो आपस में रिएक्ट करके उतना ज़्यादा रिएक्टेंट दे देगा, तो ये बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। वो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि आप क्लोरीन अगर ऐड कर दोगे तो प्रोडक्ट ज़्यादा हो जाएगा और वो अपनी इक्विलिब्रियम को अटेन करने के लिए बैकवर्ड डायरेक्शन में जाना शुरू कर देगा। टेम्परेचर बढ़ा दोगे, हमने कहा कि आपको हीट एनर्जी देंगे तो ये ब्रेक डाउन होगा, तो इसका मतलब है टेम्परेचर इस साइड पे हीट एनर्जी को मिलेगी, तो ये फॉरवर्ड में जाएगा। ठीक है, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा क्योंकि ये एंडोथर्मिक है और ये रिएक्शन किस तरफ जाएगा, आगे की तरफ जाएगा। अच्छा यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन है लेकिन यहाँ पे एक स्टेटमेंट के फॉर्म में गिवन है। ये क्वेश्चन है, कहते हैं संधि पैमाने पर जो इथाइल एसीटेट है वो उसकी तैयारी बहुत अहम है क्योंकि इथाइल एसीटेट जो है पेंट इंडस्ट्री में थिनर के तौर पर इस्तेमाल होता है। मुझे जो पेंट होता है ना जो आप लोग घरों में अपनी वॉल्स पे कर देते हैं, उसको थिन रखने के लिए, मतलब उसको पतला रखने के लिए कि बहुत ज्यादा गाढ़ा ना हो जाए, उसको थिन रखने के लिए आप उसमें क्या डाल रहे होते हो, इथाइल एसीटेट डाल रहे होते हो। ठीक है, तो ये एमसीक्यू इस क्वेश्चन के अंदर से बन सकता है कि इथाइल एसीटेट कहाँ पे इस्तेमाल होता है अगर आपने पेंट को पतला रखना है, थिन रखना है। कहते हैं बनता कैसे, एसिटिक एसिड इथाइल अल्कोहल के साथ रिएक्ट करते हैं तो इथाइल एसीटेट दे रहा होता है, साथ में पानी दे रहा होता है। कहते हैं प्रोडक्ट्स की ज़्यादा मिकदार हासिल करने की जरूरी है कि जैसे ही पानी बने इसको किसी तरह रिएक्शन के मिक्सर से निकाला जाए। कहते हैं आप इसको कैसे ऑब्टेन कर सकते हो, ये पानी जो है इसको बाहर निकाल दें। ठीक है, कहते हैं आप कोई ऐसा तरीका तजवीज़ करो जिससे रिएक्शन में से पानी को बाहर निकाला जा सके। तो इसका प्रॉपर तरीका तो यही है, कहते हैं आप क्या करेंगे, वहाँ पे कोई ऐसा मटेरियल ले लेंगे, कोई ऐसा मिक्सचर ले लेंगे जो पानी को अब्जॉर्ब कर रहा होगा। जैसे कोई आप एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड ले, तो वो क्या करते हैं जब उसको इसमें अंदर डालोगे तो वो इसके अंदर से पानी सारे का सारा अब्जॉर्ब कर लेगा। तो आप एनहाइड्रस का मतलब है जिसमें पानी ना मौजूद हो। कैल्शियम क्लोराइड डालते हैं तो आप कहते हैं आप उसमें कोई ऐसी चीज़ डालेंगे जो पानी को अब्जॉर्ब कर ले। इसके अलावा आप इसमें मैग्नीशियम सल्फेट भी डाल सकते हैं, वो भी क्या करता है इसमें से पानी अब्जॉर्ब कर लेता है। तो इसका आंसर यही हो सकता है कि हम इसमें कोई ऐसी चीज़ डालेंगे जैसे जो इसमें से पानी अब्जॉर्ब कर ले, जैसे आप कैल्शियम क्लोराइड डाल दें या मैग्नीशियम सल्फेट डाल दें तो वो इसमें से पानी को जज़ब कर देगा। ठीक है, अच्छा ये आज के टॉपिक से रिलेटेड हम शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन देखते हैं, तफसीली सवालात। तो पहले ये 5वें पे आते हैं। कहते हैं एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, जब इक्विलिब्रियम की हालत पहुंच जाता है तो इस पर टेम्परेचर की तब्दीली के क्या असरात होंगे। ये आज का इस टॉपिक में हमने पढ़ा हुआ है टेम्परेचर के असरात। ये देखें, ये आपके पास ये कंप्लीट टॉपिक यहाँ से लेके यहाँ तक आ जाएगा। ठीक है, टेम्परेचर के असरात में। इसके अलावा आपने एक रिवर्सिबल रिएक्शन पर कैटालिस्ट के इस्तेमाल, तो जो लास्ट वाला पॉइंट था कैटालिस्ट का क्या इफेक्ट होता है वो आप इसमें देखेंगे, ये हेडिंग इसके अंदर आएगी। ठीक है, इसका आंसर यहाँ से लेके यहाँ तक आ जाएगा मशक से ऊपर। पहला लॉन्ग क्वेश्चन है, कहते हैं एक रिवर्सिबल और रिएक्शन इक्विलिब्रियम की हालत में क्या आप इसे फॉरवर्ड या रिवर्स में चला सकते हैं, फोर्स चला सकते हैं। आप उसमें रिएक्टेंट्स की मिकदार डाल देंगे, आप उसमें प्रोडक्ट्स की मिकदार डाल दें। तो इसमें जो फर्स्ट वाले 2 पॉइंट्स थे वो करेंगे यहाँ से कि अगर रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स की मिकदार जो है वो तब्दीली कर दें तो आप उसको आगे या पीछे की तरफ चला सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक। इसके अलावा ये मुख्तसर सवालात, एक रिवर्सिबल रिएक्शन में आपके पास एक गिवन है, कहते हैं आप अगर इसका प्रेशर बढ़ा दो तो क्या चेंज आएगा। इससे पहले तो मैंने कहा था प्रेशर सिर्फ उस रिएक्शन के ऊपर डिपेंड करता है जिसके नंबर ऑफ मोल्स डिफरेंट हो, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स। अब ये देखें, एक मोल आपने रिएक्टेंट का ये लिया, एक मोल ये लिया, तो टोटल रिएक्टेंट के मोल्स कितने हैं 2, और प्रोडक्ट्स कितने मोल्स बनते हैं वो भी 2 मोल्स बनते हैं। तो मिकदार तो सेम है, 2 मोल्स रिएक्टेंट्स के हैं, 2 मोल्स प्रोडक्ट्स के हैं। तो यहाँ पे प्रेशर का किसी किस्म का इफेक्ट नहीं आएगा। तो यहाँ पे आप आंसर में लिख सकते हैं कि चूंकि यहाँ पे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के मोल्स की तादाद एक जैसी है, सो प्रेशर का कोई असर नहीं होगा। ठीक है, इसके अलावा एक शॉर्ट क्वेश्चन है, कहते हैं एक रिवर्सिबल रिएक्शन में प्रोडक्ट्स की ज़्यादा से ज़्यादा मिकदार कैसे ली जा सकती है। कहते हैं जो प्रोडक्ट्स बनता जाएगा ना, आप उसको रिएक्शन से बाहर निकालते जाएंगे तो वो पीछे की तरफ तो नहीं जाएगा, हाँ रिएक्टेंट्स रिएक्शन करके आपके पास प्रोडक्ट्स देते जाएंगे। तो इसका अगर मजीद आंसर देखें तो यहाँ पे यही बात कर रहा है कि अगर आपके पास कोई रिएक्शन है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स लेना चाह रहे हैं तो आपको उसको एडजस्ट करना पड़ेगा। किस तरह से एडजस्ट करना पड़ेगा कि जैसे कोई प्रोडक्ट बने आप उसको रिएक्शन से बाहर निकालते जाएं। अब क्या होगा, वो रिएक्शन पीछे की तरफ नहीं जाएगा बल्कि आपके पास मजीद रिएक्टेंट्स कंबाइन होकर आपके पास प्रोडक्ट्स देते जाएंगे। जैसे एग्जांपल देखें हम, अगर ये अमोनिया की देख लें, नाइट्रोजन हाइड्रोजन रिएक्ट करके आपको अमोनिया देती जाएगी, आप अमोनिया को जो बनता जाए उसको साथ साथ बाहर निकालते जाए।
जितना अमोनिया बाहर निकालते जाएंगे वो आपके पास स्टोर करते जाएं। अब अमोनिया यहाँ पे बचेगा ही नहीं क्योंकि आप उसको साथ साथ बाहर निकालते जा रहे हैं, तो अब बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं जाएगा, ये डायरेक्शन सिर्फ आगे की तरफ मूव करता रहेगा। तो ये आज का टॉपिक था। इससे नंबर ऑफ लॉन्ग क्वेश्चंस बन रहे थे इस टॉपिक के अंदर से, लैदा से 4 से 5 लॉन्ग क्वेश्चंस बन रहे थे। चैप्टर में किस तरह से पूछे गए हैं वो मैंने आपको बता दी है। इससे रिलेटेड मशक जो थी इस चैप्टर के अंदर में वो मैंने आपको करवा दी है। ठीक है, तो स्टिल इसमें मुझे कुछ देखना हुआ या पूछना हुआ तो मुझे मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।